तो बहनों और भाइयों, आज एक बहुत ही करंट और उत्तेजक वार्ता होने वाली है। हमारे साथ है सुनील तायल, अध्यक्ष भिवाड़ी व्यापार मंडल समिति। सुनील जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और इनके दूसरी तरफ बैठे हैं भाई विनोद कुमार गुप्ता जी, अध्यक्ष भिवाड़ी हार्डवेयर एसोसिएशन। श्री विजय सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। D9 की आज की वार्ता को हमने महंगाई और उससे उत्पीड़ित होने वाले समाज के साथ में एक वार्ता के रूप में रखा है। सुनील जी, व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, ऐसे कौन कौन से कमोडिटीज हैं जो तुरंत स्काई रॉकेटिंग मानी बहुत तेज जिनके भाव बढ़ गए हैं, जिनसे आम जनता बिलबिला उठी है? आज के टाइम में सबसे ज्यादा सब्जियां या दालें जी, जिन्होंने बहुत तेजी से रेट पिकअप हुआ है। बहुत ही कुछ ही दिनों में सब्जियों का रेट तो आज कुछ है, कल कुछ है जी। उसका जरूरत के अनुसार भी व्यापारी या किसान का फायदा होता है। आज से पहले कभी भी हमने नहीं देखा कि टमाटर 50 रुपए 40 रुपए किलो लूज में आज जो बिकता है जी, वो कभी इन रेटों में बिकता हो। या कोई और सब्जी आज मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे, सब्जी के रेट मिनिमम 20-25 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। अच्छा होता, हमारे साथ यहाँ सब्जी के व्यापारी होते, लेकिन सब्जी के व्यापारी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा भाई साहब, मूंग की दाल, सरसों की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, जिसको पहले कहते थे कि गरीब का भोजन होता है आटा दाल, तो अब तो दाल भी अमीर का भोजन हो गई है। आप चूंकि होलसेल डीलर भी करते हैं, और आप थोड़ा दालों के भाव बताएंगे, क्या भाव चल रहा है? दालों के बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दालों का मेरा टच नहीं है। मैं बेसिक रूल में घी तेल रिफाइंड से जुड़ा हूँ। ओके। मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज से 5-6 साल पहले हाँ, जो घी का टीन का रेट, वनस्पति घी के टीन का रेट 600-700 रुपए था जी। सरकार 5-6 साल में दुगना कर देती है अमाउंट को। अभी मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 2004 से लेके 2010 के बीच का। हाँ। जितनी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मानी वही दाल, तेल, घी, ये लगभग डबल हो गए हैं। द आइटम्स आर व्हीट, गेहूं में 924 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, चावल में 1028 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, चीनी में 1437 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ग्राउंड ऑयल जो आप तेल बता रहे थे उसमें ग्राउंड ऑयल में 40,000 की बढ़ोतरी हुई है, चना दाल में 2500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 2552 रुपया, तूर मूंग की दाल में 2488 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, दूध में टन के हिसाब से 1432 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और केरोसिन तेल में 1835 की बढ़ोतरी हुई है। ये जो रेट है सारे टनों में ही है जी, जो बढ़ोतरी टनों में ही है। टनों में है। हाँ। और क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि सारी कमोडिटीज इस पिछली वाली कांग्रेस सरकार की रेजीम में डबल हो गई हैं? नहीं, चने की दाल 2500 रुपए पर टन जी, पिछले 2004 से लेके 2010, यानी कि 2.5 रुपए 6 साल में 2.5 रुपए किलो बढ़ी सिर्फ। नहीं, ये बढ़ोतरी का फिगर है। हाँ, बढ़ोतरी का फिगर है। हाँ, 2.5 रुपए किलो बढ़ी ना। हाँ, तो 2.5 रुपए किलो 6 से तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बढ़ी, फिर तो बढ़ गया। अच्छा। हाँ। और मूंग की दाल 2400। अभी क्या भाव चल रहा है चने की दाल का, मूंग की दाल? चने की दाल आज के टाइम में लगभग 35 रुपए किलो के आसपास होगी। अच्छा, और 5-1 साल पहले कितने की थी? बस यही 25-30 रुपए किलो के आसपास की थी, मतलब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तेल के चूंकि आप तेल का फिगर ज्यादा ऐसा ग्राउंडनट में ज्यादा तेजी है, ये सही है। ग्राउंडनट की जो फिगर बता रहे हैं 40,000 का मतलब है 40 रुपए किलो बढ़ गया है। अच्छा, ग्राउंडनट में नो डाउट काफी तेजी है। इसके अलावा हम कोई और दूसरा ब्रांड लें, सरसों का तेल लें या सोयाबीन का लें, उसमें इतनी तेजी नहीं है। ओके। आज सनफ्लावर रिफाइंड जो कि हमेशा काफी ऊंचे हुआ करता था, लेकिन इस बार सनफ्लावर रिफाइंड सोयाबीन के रेटों में माल आ रहा है, उससे सस्ता रेट आ रहा है। अच्छा। जो खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और मार्केट के अंदर जो आदमी फर्स्ट प्रायोरिटी पे या तो मूंगफली और सेकंड पे ऑप्शन सनफ्लावर का चुनते थे, लेकिन आपका डेटा ये है कि लोग पहले मूंगफली चुनते हैं, नहीं तो सनफ्लावर चुनते हैं। ओके। लेकिन ये दोनों महंगे रिफाइंड ऑयल है, और इन दोनों को हर आदमी की पहुंच में कह लो, हर आदमी ना खाकर हर आदमी सोयाबीन पे ज्यादा खाता है। अच्छा, हमारे देश में सरसों ज्यादा पैदा होती है, सरसों के तेल का क्या हाल है? सरसों का तेल का इस समय होलसेल में करीब 78, 79, 80 रुपए किलो चल रहा है।
और आप रिटेल में इसको 85-86 रुपए किलो ले सकते हैं। 5-1 साल पहले कितना था? 5-1 साल पहले लगभग 55-56 या 60 रुपए। आपका कहना क्या मतलब ये है कि इतनी भी नहीं बढ़े हैं तेल और दाल के भाव कि लोगों को आटे दाल का भाव पता चल जाए? देखो सरकार 5 साल में 6 साल में दुगना कर देती है अमाउंट को। अच्छा। आज के भी अपनी हम करते हैं तो दुगना कर देती है, लेकिन हमारे घी तेल रिफाइंड में कह लो, मैं इसमें कोई अभी तक दुगना नहीं हुआ है। चलिए वापस आएंगे आपके पास। विजय सिंह जी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, और लोग कहते हैं कि भिवाड़ी में तो प्लॉट या मकान या बाथरूम के लिए भी जगह लेना अब संभव नहीं है। आपके ट्रेड में कितनी बढ़ोतरी हुई है? प्रॉपर्टी किस तरफ जा रही है? प्रॉपर्टी अपन जो कि भिवाड़ी क्षेत्र का चैनल है इसलिए भिवाड़ी, निमराना और टपुगड़ा की बात करें। जी जी प्रॉपर्टी में काफी ऊपर जा रहा है और आगे ऊपर जाएगा और आगे। माने गरीब आदमी तो खरीदते खरीदते ऊपर चला जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, गरीब के लिए भी कैटेगरी है ना उसमें, EWS वगैरह के लिए है। मतलब यहाँ गरीब आदमी को अगर रिको से प्लॉट लेना हो या UIT से लेना हो तो वो कहाँ जाए, वो थोड़ा सा आपको मालूम हो तो बता दें। नहीं वो तो निकलते हैं, जैसे अभी पीछे 1500 के आसपास मकान जो गरीबों के लिए ही निकले, वो तो सारे अमीरों ने बुक कर लिए। क्यों विनोद जी? वो जो कि पिछला बार का ये आंकड़ा भी आया है जी। भिवाड़ी और अलवर में हाँ। जी प्रॉपर्टी के जो EWS के लिए मकान निकाले सरकार ने, हाँ। जयपुर के से महंगे निकाले। इसका मतलब जयपुर का भाई गरीब है एक्चुअल में, भिवाड़ी का वो शायद गरीब भी अमीर हो चुका है। अमीर हो चुका है वो तो जो उस प्रॉपर्टी को वो खरीदे। नहीं वो तो मार्केट के रेट से, जो आज अपन मार्केट में अपन जो प्लॉट लेंगे या मकान लेंगे उससे आपको वो सस्ता मिलेगा अगर आप डायरेक्ट आपका रजिस्टर्ड होता है, लॉटरी से निकलता है तो भिवाड़ी में 1500 EWS के मकान निकाले, मतलब सरकार ने ये तो सोचा कि 1500 और EWS और MIG वगैरह सारे टोटल कैटेगरी करके 1500 के लगभग ही गरीब होंगे यहाँ पूरी भिवाड़ी में, जहाँ 4 लाख वर्कर रहते हैं जिनकी तनख्वाह 4000 से कम है। सरकार ने सोचा 1500 के लगभग ही भिवाड़ी और अलवर दोनों मिला, और उसमें भी अलवर हिस्सेदार है। जी। आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमें अगर इसी तेजी से प्रॉपर्टीज के भाव बढ़ते गए तो गरीब लोगों के भी रहने के लिए, आवास के लिए सस्ती दर पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े काम कर रहे हैं वो गरीब लोग ही अपने कंधों पर रख के कर रहे हैं। जी वही फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करके सेठ को कमा के देते हैं, वही हॉस्पिटल या औद्योगिक या स्कूल क्षेत्र में जाके मेहनत करके कमा के देते हैं। जी। तो उनके लिए कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो खरीद सकें? खड़ी तो मिलती नहीं है सब्जी मंडी में। बिल्कुल। रहने के लिए चाल और खोखों के भी किराए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो उनके लिए आप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, कभी कोई ऐसा विचार हुआ हो कि भाई हम प्रॉपर्टी डीलर्स को सरकार कोई रियायत दे तो हम भी कुछ कर सकते हैं? नहीं सरकार तो प्रॉपर्टी डीलरों को तो खैर नहीं देती, आम कस्टमर को सरकार जरूर देती है। हाँ प्रॉपर्टी डीलर से तो कुछ लेते ही, प्रॉपर्टी डीलर से तो सरकार लेती है। हाँ। पर अभी जैसे जो कन्वर्जन का चार्ज बढ़ा जी या रजिस्ट्री के रेट बढ़े, आप समझते हैं कि इससे प्रॉपर्टी और भी महंगी होंगी? हाँ प्रॉपर्टी तो डाउन तो होगी नहीं, प्रॉपर्टी तो आने वाले टाइम में और भी जाएगी, जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे प्रॉपर्टी का रेट तो यहाँ भिवाड़ी में बढ़ेगा, क्योंकि भिवाड़ी दिल्ली और गुड़गांव के बिल्कुल नज़दीक है तो रेट तो कम यहाँ होने का मतलब बनता ही नहीं। जो गुड़गांव में 1 लाख का रेट है और यहाँ तो गुड़गांव के अकॉर्डिंग तो 30,000 का रेट है। 1 लाख रुपए कितने का गज? 1 लाख रुपए गज है, और भिवाड़ी को ये है गुड़गांव का रेट। जी भिवाड़ी में अभी जो रेट है वो 20 से 35,000 के बीच में रेजिडेंशियल के, वो डिपेंड टू लोकेशन। आपका क्या ज्योतिष अनुमान है? लोगों को अभी खरीद लेना चाहिए, आगे और महंगा हो जाएगा? जैसे अक्सर प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं ना, डॉक्टर साहब जल्दी खरीद लो नहीं तो ये प्लॉट गया तो मानो जिंदगी गई। हाँ बिल्कुल, आप ये आंकड़े आप उठा के देख सकते हैं कि 6 महीने पहले जो प्लॉटों के जो रेट थे उसमें आज रेट क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आज है उसके 6 महीने बाद ज्यादा ही होंगे। बैंकिंग से अच्छा काम है, बैंक में पैसे रखने की वजह है प्लॉट में लगाना ठीक है, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। विनोद कुमार जी अध्यक्ष हार्डवेयर एसोसिएशन के, क्या हाल है हार्डवेयर मार्केट के? हार्डवेयर मार्केट के भी इस महंगाई से त्रस्त है। महंगाई दरअसल में सिर्फ एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। अच्छा, महंगाई जब जब बढ़ेगी, जब जब किसी चीज की हम डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड करेंगे। आज प्लॉटों का रेट इसलिए ज्यादा कि सप्लाई बिल्कुल है नहीं, सरकार को एक्वायर जगह करके मकानों में दे नहीं रही, रेजिडेंस में कम मकान है, सब डिमांड ज्यादा, रेट ज्यादा है। उसी तरह से एसेंशियल कम्युनिटी जितनी भी है, लोहा हो गया या कुछ भी सामान हो गया, डिमांड पूरी, इंडस्ट्री बढ़ रही है, सब कुछ डिमांड बढ़ता है, लेकिन सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से हर क्षेत्र में कम है। तो
इसी तरह से उसकी रेट हमेशा बढ़ती जा रही है। जब तक प्रॉपर रूप से सरकार किसी भी क्षेत्र में सप्लाई पूरी नहीं रखेगी, गेहूं के दाम और इनके सबके दाम जो बढ़ रहे हैं, सड़ रहा है, पूरे खबरों में दिखाया जा रहा है, उसी को अगर मार्केट में रखे तो रेट अपना भी उसमें न्यूनतम। मनोज जी, हमें बहुत पते की बात कही है, और ये जो हमारी एक नीति है, 4 मेन कारण बताए गए हैं, अभी संसद में भी इस पर डिस्कशन चला। नंबर 1 सरकार का भ्रष्टाचार, नंबर 2 इन्फ्लेशन रेट, रुपए की जो डीवैल्यूएशन हो रहा है, अब तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट ने भी कहा है कि इंडिया की हालत खराब हो रही है, और नंबर 3 कालाबाजारी, और नंबर 4 जो राजनेताओं के द्वारा फॉल्टी मैनेजमेंट है। आपने अभी बताया कि एक तरफ गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको गरीबों को बांट दीजिए, दूसरी तरफ पंजाब में आलूओं को फेंका गया, सड़क पे पटके गए, आलू फेंका गया। पिछले 2 महीने पहले टमाटरों का 50 पैसे 2 रुपए किलो का आलू रहा था, आज वो 40 रुपए हो आपके गया। किसान भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है सरकार की। भंडारण की है, मैं उन्हें भंडारण की है, लेकिन वो प्रॉपर रूप से लेकर उसको सप्लाई की नहीं है। भंडारण के लिए तो ठीक है, वो भर लिया, लेकिन उसको भंडारण का एक आंकड़ा बताता हूँ। इसके लिए आप किसी मैनेजर को दोषी देंगे, सरकार को देंगे या किसान को देंगे? हमारे जितने भी भारत सरकार के पास भंडारण के सुविधा है, ये 200 लाख टन की सुविधा है। अभी इनमें 400 लाख टन से भी ज्यादा भंडारण है आज की तारीख में। और आपने अखबारों में बीच में पढ़ा होगा कि कई सरकारों ने गेहूं खरीदने की बोला, हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ रखें? उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि नीडी को नहीं मिल रहा है? आप ये बताइए, उत्पादन की दिक्कत है या बीच के जमाखोरों की दिक्कत? बीच में जमाखोरों की दिक्कत है। अगर यही सब कुछ, क्योंकि ये सरकारी रूप से कार्य हो रहा है, मतलब वहां पर उसको किस तरह, आज आप एक आपका ही है, प्राइवेट रूप से आपको ये सामान रखते हो, आपके घर में 4 बोरी गेहूं रखते हो, तो आप उसको उचित तरीके से, बढ़िया तरीके से रखोगे, क्योंकि आपको उसको साल भर काम मिल लेना है। और वही एक केवल सरकारी या किसी प्राइवेट और वैसे रखा जाए तो आप उसको मिसयूज या उसको ध्यान नहीं दोगे। तो सरकार के पास जो जितना भी गेहूं और ये सब कुछ हो रहा है, अगर वो तरीके से प्रॉपर रूप से करे तो बाजार में आएगा। ये नहीं, मतलब ये तो खाद्यान्न व्यवस्था हो गई, वो समय पे तो भंडार से बाहर नहीं आता। हाँ, और जब प्रोडक्शन होता है तो वो कहते हैं जी हम खरीद नहीं सकते, वो बाहर सड़ता है। सरकार की मैनेजमेंट और पॉलिसी वो सही रूप में बने जी, जिससे कि हर आदमी तक उनकी आइटम, रोटी कपड़ा मकान की यदि सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। आज ये मकानों की पोजीशन जो हो रही है, कितना डिमांड पूरी है, भंडारण की जिसी तरह अगर ये सब प्रॉपर रूप से रखा जाए, प्रॉपर से बाजार में आए, राशन प्रणाली सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, तो महंगाई नहीं, हद से हद 100% नहीं तो 50% तो काबू में रह सकती है, जो कि है। ओके, आपने एक नाम छेड़ा राशन कार्ड का। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं आज की तारीख में कि 2005 की जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो कहती है 40% लोग, लगभग 41% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। सरकार का नारा था गरीबी हटाओ, इतनी हटाई कि जो फिगर 20 करोड़ में था वो अब 41 करोड़ हो गया है गरीबों का। इन गरीबों के भी, जिनको हम बीपीएल कह सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनमें से आधे लोगों के तो राशन कार्ड भी नहीं है। 23% बीपीएल्स डोंट हैव राशन कार्ड। विजय जी सर, आपको भिवाड़ी का पूरा अनुभव है जी। भिवाड़ी की जनसंख्या 4 लाख से भी ऊपर जी। भिवाड़ी के वोटर लिस्ट मुश्किल से 20-22 हजार, हाँ बिल्कुल। उनमें से भी राशन कार्ड मुश्किल से 10-15 हजार। जी। इस व्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? लोकल अथॉरिटी, क्योंकि आप जैसे अभी विनोद जी कह रहे थे, जब हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हाँ। आप डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे? बिल्कुल। राशन कार्ड सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा कि बैंक में खाता खुलवाना, राशन कार्ड है, तो वो आवश्यक समझ, मतलब कि उसको जब जरूरत पड़ रही है, जब भी बड़ी मुश्किल से बन रहा है, जब यही सामान के लिए चाहिए तो वो बेचारा तो भागा डोल रहा है। बीपीएल का एक और आंकड़ा ताहिर साहब चौंकाने वाला है कि नंबर ऑफ पुअर हैज गॉन अप ड्यूरिंग दिस मनमोहन रेजिम बाय डबल। एक सर्वे हुआ अभी भारत सरकार का, रूरल इंडिया 28% गरीबी थी 2005 में, और 2009 में ये हो गई है 42%। तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट दी। इस देश के प्लानिंग कमीशन ने इस फिगर को देख के गरीबी की भाषा ही बदल दी, परिभाषा ही बदल दी। और आपने बीच में अखबारों में पढ़ा होगा कि भाई जो 20 रुपए कमा लेता है 32 रुपए में गुजारा हो सकता है। तो
तो कहीं ना कहीं इस देश में खाद्यान्न पैदा होता है, इस देश में और हार्डवेयर भी पैदा होता है, जमीन भी यहाँ की यही है, कहीं जा नहीं रही है, इतनी पहले थी जब भारत सोने की चिड़िया था। क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये जो गरीबी के आंकड़े हैं ये कुछ ऊपर वालों के खेल हैं? गरीब तो वहाँ का वहीं है जी, नहीं, गरीब और ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है। जो डिफेंस आज के उसमें, आज के युग में हमारे मतलब डिफेंस काफी हो गए हैं, और इसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अच्छी पॉलिसी बनाया है, जिनके कि गरीबों को जो नाश सड़ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो, चावल डिस्ट्रीब्यूट हो, उनको रियायती दर पे माल मिले। सीधे सीधे साहब आप ये कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये मैन्युपुलेशन है। नहीं तो कोई भी सरकार को, हम भी घर में जब चीनी खत्म होने लगती है, जब आधा किलो बचा हुआ होता है तभी नहीं खरीद लाते, बिल्कुल। या कल मार्केट की छुट्टी है तो आज सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा, कल मार्केट की छुट्टी, आज ही दूध लेके रख लो, आज ही चीनी लेके। जो काम एक साधारण नागरिक अपने घर में कर सकता है वो काम भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। तो महंगाई का एक, भाई और बहनों, एक ये बहुत बड़ा कारण है मिसमैनेजमेंट। और अब तो ये कहा जाएगा कि बहुत बड़े बड़े व्यापारिक घराने सरकार को चलाते हैं जी, कॉर्पोरेट डिसाइड करते हैं चीनी कब खरीदनी चाहिए, चीनी कब बेचनी चाहिए। एनसीडेक्स, एनबीओटी जो डिब्बे आजकल सट्टा जो कम्युनिटी जो सब कुछ हो गया है, डब्बे व्यापार पे हो गया। आज दिखाया जाएगा सोने का भाव या हल्दी का भाव या आज मिर्च का भाव या आलू का भाव। मतलब आज आपकी जेब में 10,000 रुपए जमा करके आप टनों खरीद रहे हो, महंगाई डिमांड दिखा रहे हो, वो डब्बे में हो रहा है। वो एमसीएक्स और जबकि वो एक्चुअल में डिमांड कहाँ क्रिएट हो रही है वो मालूम ही नहीं है। वो एक रेट जो बढ़ गई है एमसीएक्स में, उसी को देख करके आप न्यूज चैनल में देखते हो वो सोना ये भाव हो गया, चांदी ये भाव हो गई, या सामान ये जिंक ये भाव, लेड ये भाव, नॉन फेरस का ये भाव हो गया। एक्चुअल यदि डिमांड है या नहीं है, वो एक जो उस डब्बे में खेलने के कारण जो हो गई है, उसी के कारण नीचे लेवल में रेट बढ़ जाते हैं। और वो अपना, क्योंकि अपन को लगता है जैसे आज ही पेट्रोल पंप बंद होने वाला है, कल हड़ताल है, अपन अनावश्यक रूप से यार पता नहीं कितनी हड़ताल चलेगी, ज्यादा पेट्रोल भराने के लिए चल जाते हैं। पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म, वो चाहे तो कालाबाजारी शुरू कर देता है। अच्छा, इस विषय पे आते हैं एक बार। भारत में पेट्रोल का भाव दूसरे देशों के बजाय दुगना है जी। पेट्रोल का भाव अमेरिका में आधा है। वो केवल इसी वजह से क्योंकि पेट्रोल का जो भाव है उसमें तो आगे तो टैक्स है। जब भी पेट्रोल का भाव बढ़ता है गरीब की तो जेब कटती है और सरकार का राजस्व बढ़ता है। अब तो डीजल पर भी बात चल रही है, डीजल पे भी चल रही है। डीजल पे जब बढ़ेगा, सब्सिडी हटाई जाएगी तो किसानों पे फर्क पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ेगा, आम लोगों की व्हीकल चलाने पे फर्क पड़ेगा। महंगाई ठीक है, महंगाई तो उससे बढ़ेगी क्यों? हाँ, ये हो जाता है कि महंगाई बढ़ने के आड़ में कुछ बढ़ती है और इसके आड़ से जबरदस्ती अनावश्यक रूप काला बाजारी करके और ज्यादा बढ़ जाता है। आपके मार्केट में एक वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लेशन। अगर आम आदमी की भाषा में समझाना चाहें तो ये हो सकता है कि पहले व्यक्ति थैले में पैसे ले जाता था, बोरे में सब्जी लाता था। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आज बोरे में पैसे ले जाता है, थैले में सब्जी लाता है। बिल्कुल सही बात है। इसको थोड़ा सा और समझाइए दर्शकों को कि क्या इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का? इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बिल्कुल है। इन्फ्लेशन से ठीक है, महंगाई दर का मालूम पड़ता है कि महंगाई दर ये है, पर इन्फ्लेशन भी आज एक्चुअल, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में ये नेगेटिविटी पे आ गया था जी। अभी 2 दिन पहले के ये क्या महंगाई उस आंकड़ों से क्या हो गया कि महंगाई खत्म हो गई है? क्योंकि जो उन्होंने आधार मान रखा है महंगाई का, जो उन्होंने बाजार रेट एक अज्यूम कर रखा है कि गेहूं जैसे 10 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो पे वो मानते हैं कि इस पे कितना महंगा होता जा रहा है, वो रेट को उसको मानते हैं कि पिछले आंकड़े अगर 11 हो गया तो महंगाई 10% की रेट से चल रही है, और वो यदि वो 10.5 आ गया तो वो मानते ही 5% की हो गई है। तो जो इन्फ्लेशन की रेट का जो आधार मान रखा है उसे अगर आज रिवाइज कर दो, अगर वो पिछले उस पर चले जाओ तो देखोगे कि महंगाई नो डाउट जो अपन भी कर रहे थे 2005 से 7 से, तो हर में कम से कम 200% बढ़ी हुई रहेगी। लेकिन मैं आपको दूसरे देशों का आइडिया बताता हूँ। भारत में डबल फिगर में हो गया, लगभग 11% इन्फ्लेशन है। यानी आज जो पैसा आपके पास में है इसका वैल्यू
आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो अगले साल इसका वैल्यू 50,000 के बराबर रह जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन यही बात चाइना में 2.7 है, अमेरिका में 2.6 है, साउथ कोरिया में 2.6 है, सिंगापुर जैसे छोटे से देश में ये 0.2 है, मलेशिया में 1.3 है। जो काम छोटे छोटे देशों ने कर लिया, ये 100 करोड़ का भारत क्यों नहीं कर पा रहा? वापस घूम करके बात यही आएगी कि ये जो महंगाई हो रही है वैसा, ये कोई कृत्रिम महंगाई कुछ ही लोगों के द्वारा तो क्रिएटेड नहीं है। जमाखोरों के उसमें जमाखोरों से मानेंगे आप। अब अपन आते हैं समाधान, जो कहते हैं कि अपने स्तर पर एक छोटा व्यापारी, अल्टीमेटली तो मुझसे आपसे ही बना है हिंदुस्तान जी, हम क्या कर सकते हैं? ऊपर के स्तर पर तो ये हो गया, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं बदले जा सकते। मैं और आप, व्यापार मंडल, प्रॉपर्टी डीलर और हार्डवेयर एसोसिएशन, ये तो कोई सरकार बनाने में इनका कोई रोल नहीं है। फिर भी हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? तो आपका सुझाव प्रॉपर्टीज की, जैसे प्रॉपर्टीज को उसमें सस्ते उसमें हम कुछ भी आम आदमी को राहत देने के लिए, इस देश को महंगाई की मार से बचाने के लिए, क्योंकि इसमें हम और आप भी रहते हैं। आप इंडोनेशिया का हाल आपने सुना होगा, किसी देश पर जब महंगाई की मार पड़ती है, राजनीतिक नेतृत्व फेल हो जाता है तो छोटे मोटे लोग यही उड़ जाते हैं हवाओं में। तो आपके कुछ सुझाव हैं इस प्रॉपर्टी मार्केट में जो रोज उछाल कूद हो रहा है, इसको कुछ कंट्रोल में रखने के? नहीं, अब जमाखोरों को अब कोई आदमी कोई सामान ले रहा है, या तो उनको ऊपर लगाम लगाई जाए, जो 2 नंबर का जो पैसा है कि और मैं बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ। भिवाड़ी में बहुत सारे फ्लैट, बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज केवल जमाखोर लोगों ने, जिनके पास सरप्लस मनी है, वो लेके खरीद के पटक दिए, आम आदमी को नहीं मिल रही है। इसी वजह से महंगाई है। आज बहुतों ने फ्लैट ले लेके पटक दिए हैं, 10-10, 20-20 फ्लैट लेके पड़े, कोई रह नहीं रहा है और आम आदमी मकान के लिए तरस रहा है। बिल्कुल। EWS के मकानों में भी लोगों ने, सरकारों में तरह तरह के, राजस्थान भर के, हिंदुस्तान भर के गरीबों ने आगे मकान खरीद लिए। आज उनमें रहे बहुत कम लोग रहे, बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट सेल करने के लिए। इसको रोकने का कोई प्रावधान है आपकी नजर में? नहीं, सरकारी उसमें तो भाई जैसे हल्फनामा लेते हैं, उसको कानूनी और स्ट्रांग बने जी। और अभी तो आम जनता के पास भी प्रावधान है, अगर जागरूक हो जनता तो जी, ITR दें, जैसे हर व्यक्ति सरकारी मकान जो लेगा उसमें हल्फनामा लिया जाता है कि आपके पास 1 से अधिक मकान ना हो। ओके। इसका उसमें रिटर्न में लिया जाता है। तो ITR लें, अगर लगता है कि इसके पास सरकारी मकान 5 है इसी के नाम से, तो आप ITR के थ्रू उससे डिटेल निकलवाएं और उसके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब 1-2 केस अगर ऐसे हों तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी जितने भी सरकारी अधिकारियों पे छापे पड़े राजस्थान में, 20-20 मकान 20-20 मकान निकले, 1-1 किलो सोने की सिल्लियां, हाँ। और किसी को भी फांसी नहीं लगी चौराहे पे, बिल्कुल, किसी पे मुकदमा नहीं चला, और सबने हल्फनामे दे रखे हैं, और सबने हल्फनामे दे रखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम और आप इतने हेल्पलेस महसूस करते हैं सिस्टम में। नहीं, इसमें हम और आप भी तो ढीले है ना। हम और आप ITR के थ्रू थोड़ा जागरूक तो हमें भी रहना पड़ेगा। भाई मुझे मकान नहीं मिल रहा तो सिस्टम में तो कमी नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को जागरूक, जब हम जागरूक होंगे तो सिस्टम की सिस्टम एप्लीकेबल सरकारी और निजी दोनों प्रयास से हम चाहे तो एप्लीकेबल होना चाहिए। सरकार अगर जनता शिकायत करती है, वो कुछ तो 5वां आदमी अपने आप जगेगा कि ऐसा भी होता है। ये बहुत अच्छी बात श्री विजय सिंह जी बता रहे हैं कि निश्चित रूप से सारा काम सरकार का नहीं है, कुछ न कुछ जागरूकता नागरिक को मिलानी पड़ेगी। इस प्रजातंत्र में अगर तंत्र उसमें है तो प्रजा की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सुनील जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सरकार को सारा ध्यान जो है किसानों का ही रहता है, व्यापारों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन एक फिगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरे पिछले 5 साल में भयंकर इग्नोरेंस हुई है। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हैज फेल्ड टू कंट्रोल द प्राइस राइज, फेल्ड टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, and the budget has been result in further inflationary trends. Growth on December 2009 is negative, -0.2%. ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। This the government has provided a meager of rupees 900 crore rupees, 4.075% for agriculture. ऐसा है, पूरे 900 करोड़ का मात्र बजट मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर को जी। तो ये करोड़ में है, 900 करोड़ का बजट जो है, ये बहुत थोड़ा नहीं है, जहाँ 85% किसान वर्ग रहता है। ये तो सही है कि किसान वर्ग को, उनको
अच्छी पैदावार कैसे मिले जी उनका कैसे अच्छा बीज हो तो उनको अच्छा बजट मिले जिससे अपना देश उन्नत हो। ओके किसान उन्नत होगा तो हमारा देश भी उन्नत होगा। आज लेकिन हमें इस महंगाई की एक कड़ी में इधर हम जैसे कोई भी किसान कोई चीज सरसों गेहूं चना जो भी उगाता है उसका समर्थन मूल्य बढ़ता है, हर साल सरकार बढ़ाती है जी। जितना परसेंटेज उनका समर्थन मूल्य बढ़ रहा है उससे बनी हुई आइटम आज हम गेहूं से बने हुए बिस्किट सूजी मैदा तो उसमें भी उनके उसी परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। ये पते की बात है। अगर गेहूं 1 रुपया बढ़ता और प्रोडक्ट भी 1 रुपया बढ़ जाता तो ठीक था। लेकिन कुछ आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सरकार ने किसान को दिया गेहूं पर 1 रुपया जी, गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट ऊपर बढ़ गए 20 रुपया। किसान को उसका फायदा नहीं मिला। सरकार ने किसान को कहा हम तुम्हें खाद देंगे सस्ती रेट पे। सस्ता किसको, उसका फायदा सब्सिडी किसको देंगे? खाद बनाने वाली कंपनी को। बड़ा लोचा है इसमें, इतना गोल है कि आम किसान जो अनपढ़ है वो तो समझ ही नहीं पाता। मैं आपको एक छोटा सा फिगर बताता हूँ। चावल के समर्थन मूल्य पर और चावल के फिनिश प्रोडक्ट पर जो गैप है ये 9.8023 इतना है। तूर की दाल पर 23.00, मूंग की दाल पर 27.60, गेहूं पर 10.80। कहने का मतलब अगर उनका समर्थन मूल्य 1 रुपया बढ़ा होता और ये चीज भी 1 रुपया बढ़ती होती तो समझ में आता है। आपने किसान को फायदा दिया और इतना ही यहाँ प्रोडक्ट बढ़ गया। लेकिन यहाँ किसानों को 1 रुपया का लाभ देने के नाम पर मार्केट फायदा उठाता है 20 रुपए का और इस 20 रुपए का दंड भरता है आम ग्राहक, आम जनता। मैं वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जो गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा और उसका जो फिनिश गुड करके जब हम उसे मैदा सूजी जो भी मार्केट में बन रही है उसका सिर्फ गेहूं से ताल्लुक नहीं है, उधर बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, उधर लेबर के रेट बढ़ रहे हैं। जी जी, उस पहलू को भी उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं लगता विनोद जी कि हमारी सरकारें जब महंगाई बढ़ाती हैं कि जब ये बजट लाती हैं तो केवल ये सोचती रहती हैं कि ये अध्यक्ष जी के इस जेब से क्या निकाल सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं। सरकार, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि समर्थन मूल्य अनुपात में इसलिए नहीं बढ़ पाता कि भाई साहब बिजली, लेबर, इंस्पेक्टर राज उनका कौन पेमेंट करेगा। आज कोई भी रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट तक जी मतलब करीब 200% डिफरेंसेस है। भैया जी बहुत गंभीर बात है। 200% डिफरेंसेस है। मतलब किसी भी बाई चांस आप खाद्य पदार्थ में जैसे आप ये आलू के प्रोडक्ट ले सकते हो, चने के दाल के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। और ये अंदाजन आलू का क्या भाव है, चिप्स का क्या भाव है? आज अंदाजन आलू का भाव मान लो 3, 4 या 5 रुपए किलो मान लो। हाँ एवरेज जो रहता है बात ठीक है 10-12 रुपए भी होता है। और वही है वो जो जाके वहाँ चिप्स और इसमें बढ़ जाता है अंदाजन 300 से 400 रुपए तक के ऊपर में पहुंच जाती है। तो ये जो गैप है ये इसमें कहाँ डिमांड और सप्लाई भी काम कर जाएगी। आज आप हमको अगर आप रूप से रोटी खानी हो, दाल खाने हो तो वो ठीक है, वो सस्ते में गुजारा हो सकता है। एक हमने भी जो अपनी लाइफ स्टाइल बना ली है इन सब चीजों को खरीदने के लिए तो वो भी एक महंगाई का कारण हो चुकी है। सरकार बड़े इंडस्ट्रियल बड़ी प्रोडक्ट अपने वो पेट भर रहे हैं, गरीब आदमी को मारा जा रहा है, वही मारा जा रहा है। तो वो और भी जैसे कोई भी चीज हो गई है, मतलब आयरन हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कुछ भी हो गया, वो प्रोडक्ट जो बेसिक रेट है और वही जब जाके फिनिश प्रोडक्ट में हो जाता है और डिमांड आ जाती है और रेटों का जो डिफरेंस आ जाता है वही हमारी जेब को काटने लगता है और वो सब कुछ हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है। तो वही है कि हमें सरकार इन सब बातों का नियंत्रण रखे, इन सबों को देखे कि इस तरह से जो रेट एकदम वहां जाके जो कौन जेब भर रहा है, किसान के हित में या लेबर के हित में, तो वो बेसिक रेट ही मिल रही है। वो आज दाल अगर वहां से खरीदी जाए किसान और से 20-22 रुपए किलो, वही जाके 40-50 रुपए किलो में और बीच कड़ी में जाके जुड़ जाती है। व्यापारी वर्ग क्या करेगा, व्यापारी वर्ग के पीछे 50 खर्चे हैं,
50 हुए हैं, नाम और रह जाता सारा काला बाजारी लास्ट में रिटेलर के और उसके ऊपर। ये जो बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं, ये जो मॉल संस्कृति आ रही है भारत की, इसका कितना असर है महंगाई के बढ़ने पर? क्योंकि जो दाल सिंपल हवा में बिक जाती थी, अब वो एसी में बेचेंगे तो खर्चा तो होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और शायद मॉल सभी आपकी समिति में नहीं है। मॉल हमारी समिति में नहीं है। हाँ, इससे हमारे दुकानदार भाइयों का बहुत नुकसान होता है, ग्राहक का भी हुआ, ग्राहक का नुकसान भी होता है। नहीं, दुकान से ग्राहक उसमें सस्ता मिलता है, दुकान ग्राहक को नहीं, ये बात नहीं है। आज कोई सस्ता नहीं सस्ता कुछ नहीं। पेप्सी और कोला जब अभी आज से 10 साल पहले आई थी, उन्होंने वो आज 7 या 8 रुपए की बोतल 3 रुपए करके लोकल पार्ले और थम्स अप और इनको 0 कर दिया। आज वही रेट उन्होंने वहां जाके वो पहुंचा दिए। वो सब मार्केट कब्जे के चक्कर में, जिस दिन वो कब्जा हो जाएगा उस दिन वो अपना आप ही लगेगा कि आप सस्ता जो ये आ रहे हैं, इनमें क्या कौन से आइटम सस्ते, मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे भाई ने उदाहरण दिया, नहीं, पर ये डर इनका सही है। आज हिंदुस्तान में जो मॉल संस्कृति डेवलप हो रही है, वो हो सकता है आज दिखाऊ तौर पर थोड़ी सस्ती लगे। आज जो वॉलमार्ट का नाम से अभी जो संसद में भी बहस वो उत्पन्न हुआ था, और उन्होंने उपाय करा था वॉलमार्ट आगे सस्ता बेचेगा, सब करेगा। दुनिया भर में उसके लाख सवा लाख वो प्रोडक्ट है, आउटलेट है, उसके करीब 30 से 40 लाख आदमी काम करते हैं। यहाँ आएंगे सस्ता खोलेंगे। सस्ता कहाँ से खोलेंगे जब यहाँ पर आप सब कुछ कर रहे हो? वही एक चीज, भले वो लेबर है, उसके लिए टैक्स है, उसके लिए यहाँ के खर्चे हैं, वो अगर वो खर्चे में अगर मेरे को पड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं सस्ता बेच सकता? वो उनको, हाँ ये है, वो आज नुकसान सहने की क्षमता रखते हैं। आज वो 2 साल नुकसान सह करके फिर अपना आप ही वो प्लस में आ जाएंगे। आज हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि आज हम लोग नुकसान करके ये काम कर लें, बाद में उसमें करें। वो लोग बार्निशन दे, बाद में काला बाजारी वो सब कुछ करेंगे। एक बहुत बड़ी बहस इस बात पर भी हुई है विजय सिंह जी कि ये देश चावल बेचने के लिए, चीनी बेचने के लिए, आटा बेचने के लिए कहाँ वॉलमार्ट जैसी सीरीज की जरूरत है? इस देश की जनसंख्या 120 करोड़ है, उसका आदमी जो पहले कमोडिटीज एक्सचेंज से चालू हुआ था, उसके लिए कहाँ अमेरिका के डोनाल्ड को आने की यहाँ जरूरत है? 80% या 85% हमारे यहाँ भारत देश की जनता मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास है। और वो गांव में जो छोटा दुकानदार होता है, उसका तो वही मार्केट है। वही मार्केट है, और वो वहीं से पैदा करना चाहता है। मॉल वगैरह तो नाम ही नहीं सुना, नाम अखबारों में पढ़ता है, उसने देखा ही। आज वहाँ पे मल्टी स्टोर मालूम है क्या चीज सस्ती है, मैं आपको बताता हूँ। आज पेप्सी का उदाहरण ले लीजिए, जैसे भाई ने बताया, पेप्सी का 1 महीने की या 15 दिन की डेट रह गई एक्सपायर होने के लिए। आज किसी भी दुकानदार पर हम रखेंगे तो वो नहीं बिकेगी। माल में वो अगर उसकी कॉस्टिंग 60 रुपए 65 रुपए, ये एक कारण है। वो 20 रुपए पर लेवल में कंपनी को तो वो निकल के 20 रुपए उठ गए, वहां पे 20 रुपए जो रिजेक्ट होनी थी तुरंत निकल जाएगी। वहां ऐसी चीज सस्ती है, और उस चीज को लेने के लिए जब ग्राहक जाता है वहां पे, तो दूसरे आइटम भी, चले घर की जरूरत है, एक सर्फ भी रख लेते हैं, एक साबुन भी रख लेते हैं, एक चावल का भी रख लेते हैं। ये कौन जाएगा, तो पेट्रोल फूक जाएगा, गाड़ी लेके जाएंगे, चलेगी, पीछे भी रख लेते हैं। तो ये चक्कर है। लेकिन वहां पे चीज अगर डेली बेसिस के हिसाब से, आप रूटीन के हिसाब से देखें, तो कोई चीज हमारे रिटेल काउंटर के हिसाब से कोई चीज सस्ती नहीं है। महंगाई बढ़ने के लिए देखो जनता भी आवश्यक, जनता का भी रीज़न है। आज हमें यदि दाल रोटी और सब्जी और ये सब कुछ खाना है तो आपका सिंपल बजट से आपका काम चल जाएगा। अब वही आपको जब पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है और ये सब कुछ खाना है तो पूरे जेब में पूरा, पिज़्ज़ा के लिए अपन पूरे खर्च कर देंगे, वो सब कुछ करेंगे। दाल रोटी के लिए अपन हंगामा मचाएंगे, दाल रोटी के लिए। बहुत बेहतर बात आप कह रहे हैं मनोज जी, बहुत बेहतर बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारे जो नॉन रिक्वायर्ड खर्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि पिज्जा खाने के बिना तबीयत खराब हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैं एक और विषय पे आना चाहता हूँ। हमारे घरों के 3 मेजर हेड हैं खर्चों के। ये तो आपकी चर्चा से क्लियर हो गया कि सरकार के पास ऐसी तो कोई नीति नहीं है जिससे आपका आय बढ़ जाए जी। ये तो आप मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए अपना सरवाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो इस देश के आम नागरिक आदमी की जेब में 2 पैसे फालतू हो जाए, ऐसी कोई नीति नहीं है। भारतवर्ष में अभी श्रमिक को 10,000 रुपए मिल जाए, ऐसी कोई नीति नहीं है। गांव का छोटा दुकानदार ईमानदार जीवन जीते हुए 10,000 रुपए कमा ले, ऐसी कोई नीति नहीं है। दूर खेत पर बैठा किसान
उचित मूल्य पा जाए बिना बिचौलिया के, ऐसी कोई नीति नहीं है। इसलिए लगभग हमारी जनता को सरकारों ने राम भरोसे छोड़ रखा है। अब प्रश्न आता है जो खर्चे हम करते हैं उन पर। एक आम नागरिक से मैं बात करता हूं तो उसके घर में 3 मेजर हेड है आज की तारीख में। पहला उसका दाल रोटी जो कि एक मूल आवश्यकता है, उसके बाद दवाइयों का खर्चा, अस्पतालों का खर्चा, ये भी बहुत बड़ा खर्चा हो गया, मेजर खर्चा हो गया है आज की तारीख में। तीसरा उसका रासायनिकों पर खर्चा जो नॉन जरूरत है, फास्ट फूड, फास्ट आइटम्स, जीन्स और दूसरी तरह के कपड़े जो शायद हमारी जलवायु को भी सूट नहीं करते हैं, और कॉस्मेटिक्स, कॉलगेट, लक्स और गार्नियर और हेयर डाई और पता नहीं कौन कौन सी चीजें। आज रोटी कपड़ा मकान से कि सबका गुजारा हो सकता है, लेकिन जो मेंटेनेंस खर्चा, जैसे मेंटेनेंस खर्चा जैसे बोलते हैं जो क्या कहते हैं दिखावा का, जी हमें गाड़ी चाहिए, हमें शानदार बंगला चाहिए, हमें बच्चे को मतलब कि भले वो स्कूल कैसी भी हो, बड़े नामी ग्रामी स्कूल है, ऐसी उसमें सब कुछ है, उसमें पढ़ाना चाहिए। जो ये सब खर्चे जो हो रहे हैं, और इन सबको खर्चों को हमारे को कमाने की गलत प्रवृत्ति हो रही है। महंगाई बढ़ाने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियां, इन्फ्लेशन और ये डिमांड सप्लाई, यही एक मेन कारण है। अदरवाइज सब कुछ अपना आप कंट्रोल में हो जाए यदि सरकार और आम जनता दोनों मिलकर। मैं एक और आदर्श स्थिति में आपको लाता हूं। लगभग हम इस वार्ता के समापन की तरफ चल रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपने बहुत ही बौद्धिक और बहुत अच्छे व्यापार की नब्ज पर हाथ रखते हुए बात कही है। अगर झूठा ही आश्वासन दे में तो भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान कभी तो सोने की चिड़िया था जी। इतिहास गवाह है कि यही जो आज का किसान भारत है, इन्हीं के भरोसे सोने की चिड़िया था जी। लोग यहाँ सोने का रिजर्व रखते थे, अंग्रेज और बाहर से लोग लुटेरे यहाँ आते थे। लोग तो सर अब भी रखते हैं। अब हम इंडिया गरीब है। इस भारत को पुनः वैसा ही अमीर बनाने में ही गरीबी मिटेगी, उसी में महंगाई मिटेगी। तो मोटे तौर पर जैसे यहाँ खनिज पदार्थ बहुत है, आप हार्डवेयर से हैं, हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इतने खनिजों से भरा हुआ मुल्क है। क्या हम वहां पर अपने ही भारतीयों को अच्छी मजदूरी देके और उस खनिज की गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते? हार्डवेयर सस्ता हो जाए। आपने देखा होगा खनिज पदार्थों में जितने घोटाले अभी सामने आए हैं, टनों अरबों खरबों रुपए का बिना रॉयल्टी, बिना सब कुछ दिए, वो कुछ लोगों को ही करोड़पति। तो आप भाई और बहनों, महंगाई पर इस खास चर्चा में हमारे साथ उपस्थित थे हमारे श्री सुनील तायल जी जो व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष हैं, श्री विनोद जी जो हार्डवेयर संस्था के अध्यक्ष हैं, और श्री विजय सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विवाड़ी में इस स्तर की वार्ताएं और डिस्कशन हो सके, इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। एक नंबर आपके फ्लैश पे आ रहा है, कृपया अपने सुझाव इस नंबर पर SMS करिए। अपने सुझाव आप SMS करेंगे तो अगले प्रोग्राम में हम आपके नाम से आपका ये संदेश पढ़ के सुनाएंगे।